नमस्कार साथियों, मैं ज्योति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का राइज अप एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आप सभी युवा शक्ति की आज जीत हुई है, जो कि होनी भी चाहिए थी क्योंकि आप लोगों की परीक्षा, आपके पेपर से पहले ही पेपर लीक हो चुका था, तो ये परीक्षा निरस्त होनी ही चाहिए थी। आप सभी की जीत हुई, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। बच्चों, आप लोगों को जो 6 महीने का जो समय सरकार ने दिया है, उस समय को आप एक तरह से बहुत अच्छे से उसको प्रयोग कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करिए। आपके लिए ये सुनहरा मौका है, आप अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपकी तैयारियों को और अच्छे तरीके से करवाने के लिए हम अपनी पूरी टीम के साथ आपको तैयारी करवाने आ रहे हैं अपने राइज अप एकेडमी के ऐप में। वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं अपनी तैयारी को शुरू करने के लिए। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से शुरू करेंगे। आज शुरू करते हैं अपनी मैराथन आज की। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को हम क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे ये भाषा क्या होती है। बच्चों, भाषा वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को सामने वाले व्यक्ति को अपने विचार पहुंचा सकते हैं, उसको अपनी बात समझा सकते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं, वो माध्यम जो होता है। तो भाषा को बोलते समय जो उतार चढ़ाव होता है, इसको हम क्या कहते हैं। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अनुतान, संगम, अवरोह या फिर आरोह। बेटा, जो ये उतार चढ़ाव का जो ये होता है, ये इसको हम क्या कहते हैं। इसको कहते हैं अनुतान। उतार चढ़ाव के दोनों सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब है जैसे उतार और चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव तो क्या सीढ़ियां चढ़ने के लिए नहीं बोला जाता। जैसे हम कोई भाषा कोई शब्द बोल रहे हैं, उसको हम जब चढ़ाव उसमें ज्यादा जोर देकर बोलेंगे तो वो चढ़ाव होगा, और उसी भाषा को जब हम कम जोर देंगे तो क्या हो जाएगा, उतार हो जाएगा, कम जोर। किसी शब्द को बोलने में जब हम जोर कम लगाएंगे, कम जोर, और चढ़ाव में क्या होगा, शब्द बोलने में हम क्या करेंगे, ज्यादा जोर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है चढ़ाव और उतार। ये इन दोनों को जो उतार चढ़ाव का ये भाग है, इसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा आज का, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है। मानक हिंदी का विकास, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रजभाषा, बांगरू, खड़ी बोली हिंदी या फिर अवधी। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा, खड़ी बोली हिंदी। हमारी मानक हिंदी का विकास किससे हुआ है, खड़ी बोली। तो खड़ी बोली हिंदी के जो पहले कवि हैं, उनका क्या नाम है, पहले कवि खड़ी बोली के, किसके, खड़ी बोली के पहले कवि, उनका नाम क्या है, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। वास्तविक नाम क्या है इनका, वास्तविक नाम है अबुल हसन। क्या नाम है, अबुल हसन। इन्होंने अपनी लगभग 100 रचनाएं की हैं, जिसमें इनकी एक रचना है जिसका नाम क्या है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है मुकरिया। क्या नाम है, मुकरिया। इस रचना में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। और अमीर खुसरो जी को इतिहास में एक उपाधि मिली हुई है। कोई बता सकता है क्या उपाधि मिली है, चलिए हम बताते हैं। इनको इतिहास में क्या कहा जाता है, हिंद का तोता। क्या बोला जाता है, हिंद का तोता। इनको इतिहास में ये उपाधि मिली है, इनको बोला जाता है हिंद का तोता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। मतलब हिंदी में इस खड़ी बोली किस कारण इसका नाम पड़ गया है। आइए देखते हैं ऑप्शंस। इसमें खड़ी पाई मात्रा का प्रयोग अधिक है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, इसे खड़े खड़े ही सीखा जा सकता है, इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है।
तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, इसमें खड़ी पाई मात्रा का प्रयोग अधिक हुआ है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हम मात्रा देते हैं, आ की मात्रा ऐसे, छोटी ई की मात्रा इस तरह, बड़ी ई की मात्रा इस तरह, और ओ की मात्रा इस तरह, औ की मात्रा इस तरह। और बेटा जब हम, ये तो हो गई मात्राओं की बात, इस हमारी वर्णमाला में बहुत से व्यंजन भी ऐसे हैं जिसको खड़ी पाई के सहारे लिखा जाता है। आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब हमको का लिखना है। का लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक खड़ी पाई खींचते हैं, बनाते हैं का। खा लिखना है, तो ये खड़ी पाई खींचा हमने। गा लिखना है, खड़ी पाई। घा लिखना है, एक खड़ी पाई के सहारे। तो बेटा इस तरह हिंदी वर्णमाला में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनको खड़ी पाई के सहारे लिखा जाता है, और मात्राओं में भी खड़ी पाई का प्रयोग अधिक हुआ है। तो इसलिए हमारी ये जो खड़ी मात्रा का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हिंदी को खड़ी बोली बोला जाता है। आशा है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया है? राजभाषा और लिपि को देवनागरी स्वीकार किया गया, ये देख लेते हैं। ए ऑप्शन 353, बी ऑप्शन 351, सी ऑप्शन 343 और डी ऑप्शन 344। ऑप्शन सी बेटा इसका सही उत्तर है। 343, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? हिंदी राजभाषा को दर्जा कब मिला? आइए देखते हैं। अनुच्छेद 343 के भाग 1 में, इसमें भाग 1 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया। देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया कब? 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 भाग 1 में हिंदी को राजभाषा और इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। चलते अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? नहीं बोली जाती है, ये देख लेते हैं ऑप्शंस। ब्रजभाषा, कन्नौजी, अवधी या फिर पहाड़ी। तो बेटा ये पहाड़ी भाषा जो है, डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। पहाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? पहाड़ी भाषा बेटा कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? आइए देख लेते हैं। लिपि से होता है, व्याकरण से होता है, या फिर लिखित भाषा से होता है, क्या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? व्याकरण। कोई भी भाषा हो बेटा, विश्व की कोई भी भाषा हो, अगर हमको उसके बारे में जानना है, उसके शुद्ध रूप, उसके शुद्ध रूप को समझना है, भाषा कैसे होती, क्या होती थी, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उस भाषा के व्याकरण का हमको अध्ययन करना पड़ेगा, उसका सही से ज्ञान करना पड़ेगा, फिर हम उस भाषा के बारे में अच्छे से जानकारी कर सकते हैं। तो हमारी भाषा हिंदी है। हिंदी, तो हिंदी के व्याकरण को पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? हमको हिंदी का व्याकरण पढ़ना है तो बेटा हम हिंदी के व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भाग हैं। पहला भाग है वर्ण विभाग। क्या होता है? वर्ण विभाग। और दूसरा है हमारा शब्द विभाग। क्या है? शब्द विभाग। और तीसरा है वाक्य विभाग। हिंदी भाषा के व्याकरण को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। वर्ण विभाग के अंतर्गत हम वर्णों की उत्पत्ति, वर्णमाला, वर्णों का उच्चारण स्थान, ये सब चीजें हम वर्ण विभाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और शब्द विभाग में हम पढ़ेंगे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, एकार्थी, समानार्थी, विलोम, पर्यायवाची, ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। और वाक्य में, वाक्य विभाग के अंतर्गत वाक्य कैसे बनता है, उसके कितने भाग होते हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती है, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, ये सब चीजें हम वाक्य विभाग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, चलते अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? भाषा की अभिव्यक्ति के कितने रूप है? ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर हमारा क्या है बेटा?
3। भाषा की अभिव्यक्ति के हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? भाषा की अभिव्यक्ति हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? आइए देखते हैं। 3 प्रकार से कर सकते हैं। वो 3 प्रकार क्या है? 3 प्रकार है। अब हमको अगर सामने हमारे कोई व्यक्ति बैठा है, उसको हमको अपनी बात समझानी है, तो हम कितनी प्रकार किस किस तरह से हम उसको अपनी बातें समझा सकते हैं? या तो हम सामने वाले को बोल के अपनी बात समझा दें, या फिर हम लिख के बोल दें, या फिर अगर हमको बोलना और लिखना दोनों नहीं आता है तो हम कैसे समझाएंगे? एक और तरीका होता है संकेतों के माध्यम से। तो क्या कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। कौन कौन सा? लिखित रूप, या मौखिक रूप, या फिर बोलकर मौखिक रूप, या फिर तीसरा होता है सांकेतिक रूप। संकेतों के द्वारा हम लिखकर अपनी बात समझाएंगे, या फिर बोलकर समझाएंगे, या फिर हम संकेत के माध्यम से अपनी बात सामने वाले व्यक्ति को समझाएंगे। तो ये 3 तरीके होते हैं अपनी भाषा को अभिव्यक्ति करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? शेक्सपियर को तो सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश के राइटर हैं, लेकिन हिंदी भाषा में शेक्सपियर किसको कहते हैं? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। चाणक्य, कालिदास, व्यास, या फिर अज्ञेय जी को। तो सही उत्तर क्या होगा? कालिदास। कालिदास संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे रघुवंश है, मेघदूत है, अभिज्ञान शाकुंतल है। ये सब रचनाएं इनकी हैं, कालिदास जी की, और इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। शब्द, व्यंजन, स्वर, या फिर वर्ण। बेटा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। आइए देखते हैं। जैसे हमने लिखा ये का, तो ये क्या है? ये बेटा होता है अक्षर। ये वर्ण नहीं है, क्या है? अक्षर। क्यों? क्योंकि इसमें 2 चीजें मिली है। क्या मिला है? का और आ। ये का और आ जब मिलता है तो ये हो जाता है हमारा अक्षर। ये का जो है इसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण मतलब जिसके और छोटे हम टुकड़े नहीं कर सकते, और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, वो होता है वर्ण। टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो होता है क्या? वर्ण। और वर्ण मिलते हैं जब तो बनता है अक्षर। सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? वर्ण। व्यंजन क्या होता है? जो स्वरों के सहारे बोले जाते हैं उनको हम व्यंजन कहते हैं। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे कितने व्यंजन हैं? 33। कितने व्यंजन हैं? 33। कौन कौन से हैं? हमारे स्वर कितने हैं? 11। और फिर 2 हमारे हैं अयोग वाह, 2 हैं अयोग वाह। और हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। और संयुक्त व्यंजन कितने हैं? माफ कीजिएगा, खाली व्यंजनों की बात हो रही है तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन व्यंजनों की संख्या में नहीं गिने जाते हैं। स्पर्श व्यंजन हो गया, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन 4, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन 4। ये हमारे कितने हुए? अयोग वाह को भी इसमें नहीं शामिल करते हैं। तो बेटा ये इसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतःस्थ व्यंजन और 11 स्वर हमारे, ये हमारे 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और शब्द क्या होता है? वर्ण मिलकर जब अक्षर बनते हैं, तो जैसे एक अक्षर मिलाया हमने तो क्या हो जाएगा? हमने 3 अक्षर को मिलाया, 3, तो ये बन गया हमारा एक शब्द कमल, सार्थक। इसका कुछ अर्थ है, कलम का मतलब कुछ अर्थ है, ये सार्थक हुआ।
तो सार्थक अर्थ होता है, ये हो जाएगा सार्थक, ये हमारा शब्द होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? आइए देखते हैं। सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर संविधान की भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? सरकारी कार्यालयों की भाषा जो है ये राजभाषा होती है। हिंदी को हमारी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया और इसकी लिपि को देवनागरी लिपि स्वीकार किया गया। 14 सितंबर 1949, अनुच्छेद 343 भाग 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है। ये ऑप्शंस देख लेते हैं। अवधी भाषा, ब्रजभाषा, देवनागरी या फिर संस्कृत। सही उत्तर क्या होगा बेटा हमारा? सही उत्तर है संस्कृत, क्योंकि हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हमारी संस्कृत भाषा से हुआ है। संस्कृत भाषा जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। कौन? संस्कृत भाषा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। गुजराती, मराठी, बंगाली या फिर तमिल। सही उत्तर क्या होगा बेटा इसका? सी ऑप्शन, बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है हिंदी के बाद। आइए देखते हैं सबसे ज्यादा कौन सी बोली जाती है भारत में। सबसे ज्यादा कितनी हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली, तीसरे नंबर पे है मराठी, चौथे नंबर पे है हमारी तेलुगु और पांचवें नंबर पे क्या है? तमिल। ये भाषाएं हैं, भाषाओं का क्रम है बोले जाने के अनुसार। सबसे ज्यादा हिंदी भाषा, उसके बाद बंगाली भाषा, फिर मराठी भाषा, उसके बाद तेलुगु और सबसे कम तमिल भाषा। अगला क्वेश्चन, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। जायसी, तुलसी, कबीर या फिर सूरदास। तो बेटा ये सही उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन, कबीर। कबीर दास की जो रचना है बीजक, इसमें कबीर दास की रचनाओं का जो है संकलन है। इसमें 3 है। कौन कौन से हैं? साखी, शबद और एक और लास्ट क्या है? रामायणी। ये 3 रचनाओं का संकलन है कबीरदास जी का बीजक। अगला क्वेश्चन, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। दार्शनिक, प्लेटो, प्रत्ययवादी या फिर आत्मवादी। सही उत्तर क्या होगा? ये ऑप्शन, दार्शनिक। दार्शनिक कैसे लिखा जाता है? दार्शनिक, दार्शनिक नहीं होता है, क्या होता है? दार्शनिक। इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा, दार्शनिक। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से गलत वाक्य की पहचान कीजिए। किसकी पहचान करनी है हमको? गलत की। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां गा रही हैं, कोयल कूक रही है, घोड़ा हिनहिना रहा है। तो घोड़ा तो हिनहिनाता है, तो ये तो सही हो गया। कोयल भी कूकती है, ये भी सही है। नदियां गाती हैं कलकल करती हुई, तो ये भी सही है। क्या कुत्ता चिल्लाता है? नहीं ना। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता भौंकता है। क्या करता है? भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। तो बेटा ये ऑप्शन गलत है। गलत है तो सही है, क्योंकि उसने पूछा ही गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा इसका सही उत्तर होगा। कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण का निम्न में से अनेकार्थक शब्द नहीं है। बेटा जितने नहीं वाले क्वेश्चन हो उनको बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि गलतियां इसमें बहुत ज्यादा होती हैं, बच्चे गलत कर देते हैं। कृष्ण का नहीं पूछ रहा है। कृष्ण का मतलब काला भी होता है। और एक ऋषि हैं वेदव्यास, इनका नाम एक और था, क्या है?
कृष्ण द्वैपायन, क्या नाम है? कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। और एक पक्ष होता है, पक्ष कितने होते हैं? 2 पक्ष। कौन कौन से? शुक्ल पक्ष और एक और होता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। तो बेटा इसका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा, कृति, जो कि कृष्ण का अनेकार्थक शब्द नहीं है। कृष्ण का मतलब काला भी होता है और वेदव्यास जी का एक नाम कृष्ण द्वैपायन है और एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो सही उत्तर सी ऑप्शन, कृति। अगला क्वेश्चन, गुरु का निम्न में से कौन सा अनेकार्थक शब्द नहीं है? आइए देख लेते हैं। गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, गुरु का मतलब शिक्षक भी होता है और गुरु का मतलब पूज्य भी होता है। तो सी ऑप्शन केतु इसका सही उत्तर होगा, जो गुरु का मतलब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कौन सा है? अशुद्ध, महत्व, वाल्मीकि, पैतृक या फिर सन्यासी। तो सही उत्तर क्या होगा बच्चों? डी ऑप्शन, सन्यासी। इसका सही कैसे लिखा जाता है? सन्यासी। इसमें अनुस्वार भी लगता है और आधा ना भी लिखा जाता है। इसका सही रूप ये है। अगला क्वेश्चन, कुछ भी कहो पर है वह गांठ का पूरा। ये लोकोक्ति है बच्चों। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। मालदार, बहुत प्यारा, बिल्कुल बुद्धू या फिर गरीब। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, मालदार। जब लोग कहते हैं ना, अरे कुछ भी कहो वो है गांठ का पूरा, मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, मालदार है वो। तो इसका उत्तर ये होगा, ए ऑप्शन, मालदार। अगला क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बनाग्नि, दावानल, जठराग्नि या फिर बड़वनल। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन। जंगल में जो आग लगती है उसको हम दावानल कहते हैं, इसको जंगल की आग बोलते हैं, जंगल की आग। और जठराग्नि जो पेट के अंदर आग होती है, पेट की आग, उसको हम बोलते हैं जठराग्नि। और समुद्र में जो आग लगती है, समुद्र की आग को हम क्या बोलते हैं? बड़वनल। ये 3 आग है, दावानल, जठराग्नि और बड़वनल। अगला क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको बुलाया ना गया हो, क्या उसको अतिथि कहते हैं या फिर अभ्यागत कहते हैं, अनाहूत कहते हैं या फिर रिश्तेदार कहते हैं? सही ऑप्शन सी, अनाहूत। जिसको बुलाया जाता है उसको आहूत कहते हैं और जिसको नहीं बुलाया जाता है उसको अनाहूत कहते हैं। इसका विलोम क्या हो जाएगा? आहूत। हो सकता है इसका विलोम भी पूछ ले कभी, तो आप लोग जानते रहिए, आहूत, अनाहूत। अगला क्वेश्चन, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, इसके लिए एक शब्द। आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रपर्ण, अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, अपर्णा। अपर्णा का मतलब होता है जिसमें पत्ते ना हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उनको अपर्णा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या होती है वो। स्वल्पाहार होती है, पथ्य होती है, पाथेय होती है या फिर उपाहार होती है। सी ऑप्शन बेटा, जो रास्ते में खाने के लिए चीजें ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पाथेय। क्या कहते हैं? पाथेय। अगला क्वेश्चन, आधी रात का समय, आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। शर्वरी, विभावरी, निशा या फिर निशीत। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर निशीत। ये आधी रात का समय होता है, आधी रात का समय। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं? निशीत। निशा क्या है? ये रात का पर्यायवाची है। किसका? रात का पर्यायवाची है। विभावरी किसको कहते हैं? विभावरी कहते हैं तारों भरी रात, तारों भरी रात। और शर्वरी किसको कहते हैं? चांदनी रात को। किसको कहते हैं? चांदनी रात को हम शर्वरी कहते हैं और तारों भरी रात को हम विभावरी कहते हैं। और निशीत किसको कहते हैं? आधी रात के समय को हम निशीत कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मरकट पर्यायवाची शब्द है किसका? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। बंदर, गणेश, कामदेव या फिर देवकी नंदन।
सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन, मरकट बंदर को कहा जाता है, बंदर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, जशोदा हरि, ये पालने होगा बेटा, क्या होगा? पालने। जशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, तू काहे नहीं बेगही आवे, लोकौ कान बुलावे, कबहू पलक हरि मोद लेत हैं, कबहू अदर फरकावे। कौन सा रस है इसमें बेटा? ये ऑप्शन देख लेते हैं। शांत रस, हास्य रस, वात्सल्य रस या फिर श्रृंगार रस। तो बेटा इसमें कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस से कहाँ होता है? जिसमें माँ और बच्चे का संबंध दिखाया जाता है, ममता दिखाई। इसमें माता यशोदा अपने बच्चे को पालने में झुला रही हैं, दुलरा रही हैं, गाना गा रही हैं, तो इसमें वात्सल्य रस। अगला क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे, दैन दैन होगा, दैन कहे नट जाए। अगला इसमें कौन सा रस है? तो बेटा इसमें आई ऑप्शन देख लेते हैं। करुण रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या फिर हास्य रस। तो बेटा इसमें क्या होगा? श्रृंगार रस। मतलब बात करने की इच्छा से गोपिकाएं भगवान कृष्ण की मुरली को छुपा देती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस। रसराज किस रस को कहा जाता है? रसराज किसको कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। श्रृंगार रस को, करुण रस को, शांत रस को या फिर भयानक रस को। तो बेटा श्रृंगार रस किसको कहते हैं? रसराज किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को हम रसराज कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कहत नटत रेझत खीझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सो जो बात। इसमें भी रस पूछ रहा है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस या फिर हास्य रस। तो इसमें बेटा क्या होगा? श्रृंगार रस की बात कर रहा है कि पूरा भवन भरा हुआ है फिर भी वो नैनों से बात कर ले रहा है, इसमें श्रृंगार रस। नायक नायिका नैनों से बात कर लेते हैं भरे भवन में। आइए देख लें, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या होती है? ये ऑप्शन देख लेते हैं। 7, 7, 8, 9 या फिर 10। बेटा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। वैसे हिंदी भाषा में रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जब कभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी भाषा में रसों की संख्या, तो आपको उत्तर क्या देना है? क्या देना है? आपको 9 देना है। और जब भरत मुनि के अनुसार पूछा जाए, भरत मुनि के अनुसार, तो आपको कितना बताना है? आपको बताना है 8 रस। इसमें शांत रस नहीं जोड़ा जाता है और बाकी सारे रस वही सेम होते हैं, सिर्फ शांत रस इसमें भरत मुनि ने इसको नहीं जोड़ा है। अगला क्वेश्चन, कभी कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि के जो 8 रस उन्होंने बताए उसमें कौन सा रस नहीं जोड़ा गया है? तो उसमें शांत रस नहीं जोड़ा गया है। जहां उपमेय के अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? बेटा देखो, शंका शब्द, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। यमक, श्लेष, भ्रांतिमान या फिर संदेह। बेटा जहां पर शंका की बात होगी तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर शंका की बात होगी वहां पर हमेशा संदेह अलंकार, आंख बंद करके आप संदेह अलंकार को टिक करिएगा, क्योंकि शंका में हमेशा संदेह अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं वाले बेटा देखिए नहीं है, आइए देख लेते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर उत्प्रेक्षा। बेटा का सही उत्तर क्या होगा? डी ऑप्शन, उस उत्प्रेक्षा। ये क्या होता है? ये कौन सा अलंकार है? ये अर्थालंकार है, अर्थालंकार। बाकी ये तीनों ऊपर के कौन से हैं? ये शब्दालंकार। शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक और श्लेष, बाकी उत्प्रेक्षा, अर्थालंकार। अगला क्वेश्चन, जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है? एक ही शब्द के अनेक अर्थ, आइए देख लेते हैं। श्लेष, यमक, अनुप्रास या फिर उपमा। तो बेटा जब
एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक है सुबरन, सुबरन को खोजत फिरत, खोजत फिरत कब व्यभिचारी, व्यभिचारी और कब व्यभिचारी चोर, क्या होगा? चोर। मतलब बेटा यहाँ पर सुबरन के कितने अर्थ हैं? यहाँ पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। क्या क्या अर्थ है? कवि के लिए, जब बात कवि की करेंगे, कवि के लिए क्या हो जाएगा? सुबरन का मतलब सुंदर अक्षर। क्या हो जाएगा? सुंदर अक्षर। एक ही शब्द के, देखिए बेटा यही तो बोल रहा था ना कि जब पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हों, तो कवि के लिए क्या हो गया? सुबरन का मतलब, सुबरन का मतलब कवि के लिए सुंदर अक्षर। और क्या है? कवि व्यभिचारी, व्यभिचारी के लिए क्या हो जाएगा? व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री। क्या हो जाएगा? सुंदर स्त्री। और तीसरा क्या है? चोर। चोर के लिए सुबरन का मतलब क्या हो जाएगा? सुबरन का मतलब हो जाएगा सोना। मतलब जिसको जिसकी चाह हो वहां पर सुबरन का वही अर्थ है। तो बेटा इस तरह श्लेष अलंकार में यही होता है कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वाक्य में। आशा है आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है किंतु अनेक अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? मतलब ये कह रहा है कि एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो। आइए देख लेते हैं कौन सा? रूपक, उपमा, व्यतिरेक या फिर यमक अलंकार। बेटा डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, यमक अलंकार। आइए उदाहरण से समझते हैं कैसे। जैसे है कनक, कनक, कनक कनक ते 100 गुनी, 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय। या खाए बौराए जग, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहां पर बेटा ये जो कनक कनक शब्द दिया हुआ है, कनक कनक शब्द, इसके यहाँ पर 2 अर्थ हैं। यहाँ पर बोल रहा है कनक कनक ते 100 गुनी, मतलब कनक कनक, इसके 2 अर्थ हैं। कौन सा? एक कनक का अर्थ है क्या? खाने पे क्या हो जाएगा? आदमी पागल हो जाता है। तो एक कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है? धतूरा। क्या है? धतूरा। और दूसरे कनक का अर्थ या पाए बौराए, पाने पे क्या मिलने पे आदमी पागल हो जाता है? सोना। यहाँ पर कनक कनक के 2 अर्थ हैं बेटा। एक अर्थ जो है धतूरा है और दूसरा अर्थ है सोना। धतूरा खा के आदमी पागल हो जाता है और जिसको बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में सोना मिल जाए तो वो भी आदमी क्या हो जाएगा? खुशी से पागल हो जाएगा। यही यहाँ पर ये कनक कनक 2 बार आया हुआ है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यही बात कहना चाह रहा था कि एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी। यहां पर क्या हो जाएगा? देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मान कर सर पर सापिन लोटी। मतलब एक छोटा बच्चा है, उसकी मम्मी ने 2 चोटी बांध रखी है। वो बच्चा जो है उन दोनों चोटियों को देखकर क्या समझ रहा है कि ये 2 सांप है, मम्मी के सर पे 2 सांप है। तो क्या हो रहा है? उसको भ्रम हो रहा है, चोटी को भ्रम हो रहा है। तो ऑप्शन इसमें भ्रांतिमान, संदेह, व्यतिरेक और अतिशयोक्ति। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा? उसको चोटी और सांप में क्या हो रहा है? भ्रम हो रहा है। उसने चोटियों को सांप मान लिया तो क्या हो जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। अगला क्वेश्चन, छा का उच्चारण स्थान कौन सा है? आइए देख लेते हैं। मूर्धा, कंठ,
ताल या फिर दंत। बेटा छा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। इसमें एक है सूत्र इचु यश तालु। इसमें जितने शब्द होते हैं उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ई। ई। चू का मतलब क्या होता है? चवर्ग। चा, छा, जा, झा और या। और ज्ञा और ये शा, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ताल। तो इसमें क्या आता है? इसी छा को पूछा है, तो छा का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 32, 34, 33 या फिर 36। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 4 अंतस्थ व्यंजन। ये होते हैं हमारे 4 4 8 1 9 5 4 4 8 1 9 5 14 2 1 3। ये होते हैं हमारे बेटा 33 व्यंजन, हिंदी वर्णमाला के 33 व्यंजन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में दंत ध्वनि है ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान दंत हो। ए ऑप्शन का, खा, चा, ला या फिर फा। बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? ला ऑप्शन, ऑप्शन सी ला, जिसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। एक सूत्र है ऋतु लसा नाम दंता, ये संस्कृत का सूत्र है, लेकिन हिंदी में भी ये काम करता है। ये री शब्द जो है ये संस्कृत का है, इसको हिंदी में प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी तू का तवर्ग, तवर्ग जो है, तवर्ग में क्या पूरे ता, था, दा, धा और ना, ये होता है तवर्ग। ये पांचों अक्षर, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत और ला, इनका उच्चारण स्थान होता है बेटा दंत। तो ला को पूछ रहा था, ला का उच्चारण स्थान दंत। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? अयोगवाह, ए ऑप्शन 2, 5, 3 या फिर 4। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंक और दूसरा होता है आह। इनका एक और नाम होता है, क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार और इसका एक और नाम होता है विसर्ग। इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? जी, क्योंकि ये तो ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इनका योग स्वरों के साथ भी नहीं होता है और व्यंजनों के साथ भी नहीं जोड़ा जाता है इनको, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। जहां पर इनकी जब जरूरत पड़ती हो तो वहां पर इनका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे हमको, अब देखिए अयोगवाह है, जैसे हमको रंग लिखना है, रंग में अनुस्वार का प्रयोग कर लिया, यहाँ पर व्यंजन का प्रयोग हुआ है। अब हमको, अब ये देखिए अंगूर लिखना है, अंगूर, यहाँ पर भी आ गया ये अनुस्वार। तो बेटा यहाँ पर देखिए ये स्वर के लिए प्रयोग हुआ है और ये व्यंजन, लेकिन रूप उसका उसी तरह है। ये बेटा ये दोनों के साथ होते हैं, इसलिए दोनों के साथ प्रयोग इनका समान रूप से होता है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन आइए देख लेते हैं। शा, ला, झा या फिर या। बेटा सही उत्तर क्या होगा? ला हमारा हिंदी वर्णमाला में इसको पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, कौन कहलाता है? या, पा, रा और फिर ला। सही उत्तर ए ऑप्शन या। हिंदी वर्णमाला में 2 शब्द हैं, या और वा।
कौन कौन से हैं? इनको क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। क्यों कहते हैं? क्योंकि कभी कभी ये स्वरों के स्थान पर इनका प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे देखिए, हमको कौवा लिखना है, कौवा, तो बेटा हमने कौवा को लिखा, इसमें बड़ा आ का प्रयोग हुआ, और एक हमको कौवा लिखना हो तो हम कौवा का इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इनका स्वर के स्थान पे हम प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। आंख, आग, आकर या फिर आंच। तो बेटा हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले अनुस्वार और चंद्रबिंदु आते हैं। तो चंद्रबिंदु के शब्द इसमें दो हैं, एक के बाद खा आया है, एक के बाद चा आया है। तो हिंदी वर्णमाला में पहले खा का प्रयोग होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही उत्तर होगा। ए आंख, जो कि पहले आता है खा चा से, इसलिए आंख हो गया इसका सही उत्तर। शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा आएगा? आंख। अगला क्वेश्चन, आह बहुत कठिन समय आ गया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ऑप्शन देख लेते हैं। ये आएगा विस्मयादि बोधक या फिर योजक चिन्ह। ये क्या है? ये विस्मय बोधक चिन्ह है, विस्मय बोधक। ये है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक, और ये है अल्प विराम। जब वाक्य में हर्ष, विषाद यानी दुख, प्रसन्नता, ये सब जब भाव आते हैं तो वहां पर हमेशा कौन सा निशान लगता है? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्स 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? मतलब ये जो निशान बना है एक्स एक्स एक्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। लोप सूचक, स्थान सूचक, समाप्ति सूचक या फिर टीका सूचक। बेटा इसको क्या कहा जाता है? लोप सूचक। जब कोई चीज वाक्य में हटानी होती है, उसका लोप करना होता है, तो इस निशान को हम वहां पे लगा देते हैं। और समाप्ति सूचक चिन्ह क्या होता है? कोई चीज जैसे हम लिख रहे हैं तो खत्म हो गया, कोई कहानी, कोई कविता कुछ लिख रहे हैं, तो समाप्ति सूचक चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। और टीका सूचक चिन्ह कैसे होता है? टीका सूचक जैसे ऐसे स्टार लगा दिया, या फिर प्लस का निशान बना दिया, या फिर इस तरह का निशान। ये टीका सूचक चिन्ह होते हैं, जिनका हम जरूरत के अनुसार प्रयोग करते हैं। अगला, स्थान सूचक कोई चिन्ह नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? आइए देखते हैं। कवियत्री, कवयत्री, कवियत्री या फिर कवित्री। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। आइए देख लेते हैं अशुद्ध शब्द कौन सा है। रचयिता, पूजनीय, आंख या फिर नरक। ए ऑप्शन रचयिता नहीं होता है, क्या होता है? रचयिता। क्या होता है? रचयिता। जो किसी चीज की रचना करता है उसको क्या कहते हैं? रचयिता। रचयिता, रचना करने वाले को रचयिता। किसी व्यक्ति या स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, क्रिया कहते हैं या फिर विशेषण कहते हैं? बेटा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको सर्वनाम कहते हैं। और वाक्य में क्रिया का जो आधार कार्य जो किया जाता है वो क्रिया होता है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। आइए देख लेते हैं किससे बना है वैधव्य। वैध, वैधानिक, विधवा या फिर विवाह। इसका सी ऑप्शन बेटा सही उत्तर होगा। वैधव्य विधवा शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है वैधव्य। अगला क्वेश्चन, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? आइए देख लेते हैं। 3, 2, 4 या फिर 7। बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम
कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है अन्य पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है हमारा क्या? उत्तम पुरुष। क्या होता है? उत्तम पुरुष। ये हमारे 3 पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन, मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या है? आइए देखते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर संबंधवाचक। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या होगा? निजवाचक। अपने आप काम करना है। जब कर्ता स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसको हम क्या कहते हैं? निजवाचक। स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं स्वयं के लिए, वो होते हैं निजवाचक। कौन कौन से शब्द होते हैं उसमें? जैसे स्वतः, खुद, अपने आप, आप ही। ये सारे शब्द होते हैं जो निजवाचक शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द का क्या है? मतलब क्या मतलब है? ये रेखांकित शब्द क्या है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस। क्रिया विशेषण, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर गुणवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन, संबंधवाचक सर्वनाम। जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो के साथ सो आता ही है, संबंध बताता है, तो जो कर रहा है वही भरेगा। अगला क्वेश्चन, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 6 या फिर 2। विशेषण बेटा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? आइए देखते हैं। विशेषण के प्रकार, पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बेटा ये विशेषण के 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? आइए देख लेते हैं। कई शब्द, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक या फिर अनिश्चित संख्यावाचक। बेटा इसमें कई की बात की गई है, कई तो निश्चित है नहीं कि कितने लोग हैं। दर्शकगण तो आदमियों की कोई गिनती होगी उसके लिए बात की जा रही है, क्योंकि परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। इसमें मात्रा की बात की जाती है, तो मात्रा की बात तो की नहीं जा रही है, तो बेटा क्या हो जाएगा? ये अनिश्चित है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, अर्चना अत्यंत सुंदर है रेखांकित पदों का भेद बताइए। मतलब ये अत्यंत शब्द क्या है? ये देखते हैं। विशेषण है, प्रविशेषण है, विशेषण विशेष है या फिर सविशेषण है? बेटा जो अत्यंत शब्द है ये प्रविशेषण है। कैसे? प्रविशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताए। किसकी? विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं, ऐसे शब्द को विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द क्या कहते हैं? उनको प्रविशेषण। अगला क्वेश्चन, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? आप लोग करिए, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ जरा।
हाँ तो बच्चों, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर कौन सा विशेषण है? बेटा देखो, बहुत सुंदर, आइए देखते हैं ऑप्शन। गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक या फिर प्रविशेषण। बेटा देखो, इसमें आप इस वाक्य को पहले समझिए। इसका उत्तर तो प्रविशेषण होगा, डी ऑप्शन। इसमें देखिए कितने विशेषण हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर है। बेटा इसमें सुंदर क्या है? ये विशेषण शब्द है। क्या है? ये विशेषण है। ये दृश्य की विशेषता बता रहा है। ये बहुत शब्द जो है ये क्या है? ये प्रविशेषण है। क्या है? प्रविशेषण। क्यों? क्योंकि ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द पहले से विशेषण है, और विशेषण शब्द को जो अभी पीछे हमने बताया, जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताए उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। और यह शब्द क्या है? ये है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, जो सर्वनाम शब्द विशेषता बताते हैं। ये दृश्य शब्द है, ये विशेष है या संज्ञा, इसकी विशेषता बता रहा है यह। बेटा इसमें इतने सारे हैं, आप आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ये देखते हैं क्या हो कहलाते हैं। वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण, विशेष विशेषण या फिर सार्वनामिक विशेषण। तो बेटा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताएंगे उनको हम क्या कहते हैं? उनको विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। अगला क्वेश्चन, जलीय का विशेष रूप क्या होगा? आइए देखते हैं। जलमय, जल, जलमग्न या फिर जलीय। बेटा इसका डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। जलीय का विशेष रूप होगा है जलीय। अगला क्वेश्चन, वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य क्या है? विशेष्य पूछ रहा है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष्य पूछ रहा है। इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? उपासक इसका विशेष्य है, क्योंकि ये श्रेष्ठ इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेष्य हो गया। अगला क्वेश्चन, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है या देख लेते हैं। अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर द्विकर्मक। बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया, क्योंकि राम सो रहा है, सोना अकर्मक क्रिया होती, इसमें कोई कर्म नहीं है इस वाक्य में, तो अकर्मक क्रिया हो गई। अगला क्वेश्चन, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पढ़कर क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। बेटा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जब वाक्य में एक क्रिया समाप्त होकर जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर तुरंत दूसरी क्रिया में लग जाता है, दूसरी क्रिया में लग जाता है, तो पहली क्रिया क्या हो जाती है? पहली क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। इस वाक्य में अब पढ़कर क्या होगा? पढ़कर पहले क्रिया आई और दूसरी क्रिया क्या होगा? होना क्रिया आई, तो पढ़कर क्रिया जो पहले आ गई है वो हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को। तो बेटा क्रिया के जो मूल रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं धातु। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखना क्रिया है,
लिखना एक क्या है, क्रिया। तो लिखना शब्द कैसे बना है बेटा, इसमें मूल धातु क्या है, लिख। लिख धातु में ना प्रत्यय लगाकर क्या बना है, ना प्रत्यय लगाकर लिखना क्रिया बनी है। तो बेटा ये मूल रूप जो होगा ये होता है धातु। क्या होता है, ये धातु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, आइए देख लेते हैं। गिरना, बोलना, सुनाना या फिर कहना। सी ऑप्शन बेटा इसका सही उत्तर होगा सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा काम करवाता है तो वो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, स्वयं कार्य न करके दूसरे के द्वारा दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है, दूसरे को प्रेरणा देकर कार्य करवाता है। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दो प्रत्यय लगते हैं, क्या लगते हैं शब्द के अंत में, एक लगता है आना और दूसरा लगता है वाना। अब जैसे यहाँ पर सुन शब्द है, सुनना शब्द है, तो इसमें क्या हो गया, एक बन गई प्रथम प्रेरणार्थक, क्या बन गई, ये हो गई हमारी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और अब वाना प्रत्यय से जो बनेगा उसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुन वाना। इसको क्या कहते हैं, इसको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया बेटा दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक, दूसरी होती द्वितीय प्रेरणार्थक। एक प्रथम प्रेरणार्थक में आना प्रत्यय लगता है और द्वितीय में वाना प्रत्यय लगता है। तो सुनना शब्द है, इसमें आना प्रत्यय लगा के सुनाना बन गया और वाना प्रत्यय लगाकर सुनवाना बन गया। अगला क्वेश्चन, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं। मूलावस्था, पूर्वावस्था, उत्तरावस्था या फिर उत्तमावस्था। बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था। जब दो लोगों की या दो वस्तुओं की तुलना की बात, जहां पर तुलना का भाव होगा वहां पर हमेशा उत्तरावस्था का प्रयोग किया जाएगा। और उत्तरावस्था में कौन सा प्रत्यय लगता है, तर प्रत्यय जोड़कर हम उत्तरावस्था में शब्द बनाते हैं। जैसे हम है कोमल शब्द है, इसमें तर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कोमलतर शब्द बनेगा। तो इसका प्रयोग हमेशा तुलना के लिए किया जाता है दो लोगों की या दो वस्तुओं की। अगला क्वेश्चन, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्न में सही उत्तर चुनिए। आइए देखते हैं, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या फिर अपूर्ण क्रिया। बेटा सही, अभी पीछे हमने डिस्कस किया था, प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता खुद कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें राम लक्ष्मण, स्वयं पत्र न लिख के राम ने, किसने लिखवाया, लक्ष्मण से पत्र लिखवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्वेश्चन, पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है, आइए देखते हैं। इसमें कैसे शब्द संबंध बोधक है, या फिर बिना, या फिर पढ़ोगे, या फिर पुस्तक। तो बेटा इसमें बिना शब्द क्या है, ये संबंध बोधक अव्यय है क्योंकि ये संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन, अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अव्यय किस प्रकार का है, संबंध सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक या फिर हर्ष सूचक। तो बेटा इसमें क्या है, इस अफसोस कर रहा है ना, अफसोस मैं नहीं जा सका, उसको दुख हो रहा है, तो कौन सा सूचक हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा शोक सूचक। कौन सा हो जाएगा, शोक सूचक। अगला क्वेश्चन, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, भगवान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, भगवती,
भाग्यवती, भागिनी या फिर भाग्यवान। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान का स्त्रीलिंग भगवती। अगला क्वेश्चन, विधात्री शब्द का पुल्लिंग बताइए। आइए देखते हैं ऑप्शंस, दाता, छात्रा, नेता या फिर विधाता। तो बेटा विधात्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? विधाता। विधाता पुल्लिंग शब्द और विधात्री स्त्रीलिंग शब्द। अगला क्वेश्चन, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है, क्या होता है? आइए देखते हैं, गुरु, आचार्य, शिक्षक या फिर आर्य। तो आचार्य का पुल्लिंग आचार्य। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। आइए देख लेते हैं इसमें पुल्लिंग सही परिवर्तन हुआ है। साम्राज्ञी, सम्राट, रानी, राज, कवित्री या कवि, ठकुराइन, ठकुर। तो बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? साम्राज्ञी, सम्राट। इसमें रानी का साथ क्या होता है? राजा होना चाहिए। कवि नहीं होता है, कवि होता है। क्या होता है? कवि। और ठकुर नहीं होता है, क्या होता है? ठाकुर। बेटा इसका साम्राज्ञी और सम्राट सही उत्तर होगा, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आइए देख लेते हैं, उपहार, ग्रंथ, मस्तक या फिर रचना। आइए हम पहले देखते हैं मेरा शब्द लगाकर। तो उपहार के साथ क्या लगेगा? मेरा उपहार या फिर मेरी उपहार। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मेरा शब्द लग जाएगा, मेरा उपहार। ग्रंथ, ग्रंथ के साथ मेरा ग्रंथ या फिर मेरी ग्रंथ। क्या होता है? मेरा ग्रंथ। यहाँ पे भी मेरा शब्द लग जाएगा। मस्तक के साथ मेरा मस्तक या फिर मेरी मस्तक। तो मस्तक के साथ भी क्या लगता है? मेरा मस्तक। रचना, रचना के साथ मेरी रचना या फिर मेरा रचना। क्या हो जाएगा? मेरी रचना। तो बेटा ये क्या पूछ रहा था? स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन रचना क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मेरी का प्रयोग हो रहा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? आइए देख लेते हैं ऑप्शंस, भाषाएं, देश, बोलियां या फिर नदियां। तो बेटा भाषाएं भी स्त्रीलिंग का प्रयोग, स्त्रीलिंग की पहचान करवाती हैं, और बोलियां भी स्त्रीलिंग होती हैं, नदियां भी स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन हमारा ये जो देश शब्द है, ये क्या है? जितने भी देशों के नाम हैं वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। लेकिन बेटा इसमें भी एक अपवाद है। क्या है? अपवाद। अपवाद को आप जरूर याद करा करो बेटा, क्योंकि अपवाद से ही क्वेश्चन तो अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। एक देश का नाम है क्या? श्रीलंका। क्या नाम है? श्रीलंका। ये क्या है? ये है बेटा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है? आइए देख लेते हैं, उस, जनता या फिर बधू या फिर पिता। बेटा डी ऑप्शन पिता एक ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस शब्द में गण शब्द का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता? आइए देख लेते हैं। नेता का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? नेता गण। क्या बनेगा? नेता गण। भक्त का बनाएंगे बहुवचन तो भक्त गण। शिक्षक का जब बनाएंगे तो शिक्षक का क्या बन जाएगा? शिक्षक गण। लेकिन देवी का जब हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? देवियां। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या होगा? क्योंकि ये पूछ रहा था गण बनाकर जिसको बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा शब्द कौन सा है? देवी शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? मतलब दोनों वचनों में जो समान रहे। आइए देख लेते हैं, कथा, सरसों, लता या फिर कुटी। तो कथा का बहुवचन तो बनता है, होता है, क्या हो जाता है? कथाएं। लता का क्या हो जाता है? लताएं। और कुटी का क्या हो जाएगा? कुटिया। और बेटा ये सरसों शब्द जो है ये दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सरसों शब्द दोनों वचनों में समान रूप से प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। वाक्य का काल पहचानिए। लिखकर प्रकट करते हैं,
तो बेटा इस क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य भविष्य काल। बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है, क्योंकि ये सामान्य बात कही गई कि हम लिखित भाषा में अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। जहां पर लास्ट में ते है, ती है, ये सब आता है तो सामान्य वर्तमान काल का वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वो वाक्य डैश कहलाते हैं। आइए देख लेते हैं। ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? कर्मवाच्य, ये कर्तृवाच्य होता है। क्या होएगा? कर्तृवाच्य। भाववाच्य या फिर सरल वाक्य। सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? जब वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग, वचन का प्रयोग होगा तो वो कर्तृवाच्य होता है। अगला क्वेश्चन, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाक्य है? वाच्य है। आइए देख लेते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य। तो बेटा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आम खाया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। क्या खाया जाता है? आम खाया जाता है, तो इसमें कर्मवाच्य है। अगली क्वेश्चन, निम्न में भाववाच्य है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। मोहन पुस्तक पढ़ता है, श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता है, पत्र लिखा जाता है। बेटा भाववाच्य में हमेशा भाव को प्रधानता दी जाती है, तो इसे मोहन से बैठा नहीं जाता, ये भाववाच्य का वाक्य है। अगला क्वेश्चन, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। आइए देख लेते हैं। उपादान, उपादान नहीं होता है बेटा, अपादान होता है। क्या होता है? अपादान। करण कारक, संप्रदान कारक या फिर कर्ता कारक। बेटा यहाँ के लिए ये संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? के लिए। अपादान का क्या होता है? अपादान का होता है से। इसमें क्या होता है? अलगाव का भाव। क्या होता है? अलगाव का भाव। करण कारक का क्या होता है? इसका भी से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? द्वारा और साथ। इसमें साथ की बात की जाती है। और कर्ता का क्या होता है? नहीं। ये सारे विभक्ति चिन्ह हैं कारकों के। इसमें राधा के लिए का प्रयोग हुआ है, तो संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? आइए देख लेते हैं। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर संप्रदान कारक। बेटा जो अधिकरण कारक होता है ये हमेशा क्रिया का आधार बताता है। अधिकरण कारक क्रिया का आधार बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने हैं? प्रयोग के आधार पर ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 4, 6 या फिर 8। बेटा प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी कहलाते हैं। परिवर्तन होता है, ये विकारी होते हैं, और जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी होते हैं। परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अव्यय शब्द। अव्यय शब्द होते हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। और अव्यय हमारे क्या होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं। सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन 2 रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन, भ्राता, कान, सब या फिर बयार। बेटा भ्राता शब्द ये तत्सम शब्द है, बाकी तद्भव शब्द है। भ्राता का मतलब भाई,
अगला क्वेश्चन, पलंग शब्द का तत्सम रूप है। बच्चों आप लोग करो, हम पानी पी ले जरा, आप लोग करिए। पलंग का तत्सम शब्द बताइए, तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या फिर पटल। ये पर्यंक होता है बेटा, यहाँ पर बिंदी लगती है। सही ऑप्शन सी, पलंग को हम क्या कहते हैं? पर्यंक। अगला क्वेश्चन, गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, गुर्बर, गोमय, गह्वर या फिर गुब्बर। तो बेटा बी ऑप्शन इसका, गोबर को हम तत्सम रूप क्या है? गोमय। अगला क्वेश्चन, खंडहर का तत्सम शब्द, आइए देखते हैं क्या कहते हैं। खंडहर, खंडधर, खंडगृह या फिर खंडहर। बेटा सही उत्तर सी ऑप्शन, खंडहर को क्या कहते हैं? खंडगृह। अगला क्वेश्चन, पनही शब्द का तत्सम रूप, आइए देखते हैं। तांबूल, पर्ण, पर्णही या फिर उपाना। बेटा सही उत्तर, पनही को हम लोग क्या कहते हैं? उपाना। तत्सम रूप क्या है पनही का? उपाना। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है? ज्येष्ठ तद्भव, ये ऑप्शन बड़ा, पुत्र, देवर या फिर छोटा। ये ऑप्शन बड़ा इसका तद्भव शब्द है ज्येष्ठ का। अगला क्वेश्चन, देशज शब्द छांटिए, आइए देखते हैं इसमें देशज शब्द क्या है। तारीख, डिबिया, सूरज या फिर जन्म। बेटा डिबिया शब्द क्या है? ये देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्रोत का ज्ञान ना हो और जो गांव की देशी भाषा में बोले जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं आम भाषा में, उसको हम देशज शब्द कहते हैं। तो डिबिया ऐसा ही शब्द है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विदेशी शब्द को पहचानिए, आइए देखते हैं ऑप्शन। ग्लास, अचल, आश्चर्य या फिर छाता। बेटा ग्लास शब्द इसका सही उत्तर होगा, ये विदेशी भाषा का शब्द है। किसका? अंग्रेजी भाषा का। अब जैसे अंग्रेजी भाषा में हम लिखेंगे ग्लास को, ग्लास लिख दिया, और हिंदी में जब ग्लास लिखेंगे बेटा, इसको जब हम बोलते हैं तो इसकी ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं, ध्वनि में कोई अंतर नहीं आता है। ग्लास को चाहे हिंदी में आप बोलो या इंग्लिश में बोलो, ध्वनि एक ही निकलेगी, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये रोमन लिपि है, क्या है? रोमन लिपि, और ये हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि। ये दोनों में अंतर होता है। दोनों में अंतर। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, शब्द कहते हैं या फिर पद कहते हैं। बेटा उपसर्ग जो है ये शब्दांश होता है, जो कहाँ जुड़ता है? कोई शब्द है उसके पहले। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? शब्द के पहले। कहाँ जुड़ेगा? कोई शब्द है उसके पहले। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, आइए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अब एक हार है शब्द, इसमें हम द्वि उपसर्ग लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? बिहार बन गया। इसी हार में अगर हम प्रा उपसर्ग लगा देते हैं, क्या लगा दें? प्रा, तो क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। बेटा जब उपसर्ग लगते हैं ना तो उन शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा ये शब्दांश कैसे होता है। ये शब्दों के अंश होते हैं, ये शब्दों के अंश होते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश और डैश दोनों शब्दांश हैं जिन्हें हम मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। संधि, समास, तो क्या ये दोनों शब्दांश हैं जो मूल शब्दों में जोड़कर नए शब्द बनाते हैं? ये ऑप्शन गलत है। क्रिया समास, इससे भी नहीं होता है। उपसर्ग प्रत्यय, अभी पीछे हमने बताया, सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्दांश होते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले, और प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के बाद।
शब्द के बाद, इन दोनों को जोड़कर शब्दों का निर्माण किया जाता है। एक शब्द के पहले लगता है और एक शब्द के बाद लगता है, दोनों ही शब्दांश होते हैं। अगला क्वेश्चन, अडिग शब्द निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया है? अडिग शब्द में निम्न में से कौन सा प्रयुक्त किया गया? ये ऑप्शन देख लेते हैं। अव्यय का प्रयोग हुआ है, संज्ञा का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग है या फिर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बेटा इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। डिग शब्द है, ये डिग शब्द है, इसमें आ लगा दिया गया है, तो क्या बन गया है? अडिग। क्या बन गया है? अडिग। तो बेटा ये आ उपसर्ग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहा जाता है? जो शब्द के बाद लगते हैं, शब्दों के बाद, क्या उनको सर्वनाम कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, संज्ञा या फिर विशेषण? तो बेटा जो शब्दों के बाद जुड़ेंगे उनको प्रत्यय कहते हैं, शब्द के जो पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्रिया द्योतक प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय या फिर भाव द्योतक प्रत्यय? बेटा जो शब्द धातु के अंत में लगते हैं उनको कृत प्रत्यय। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? आइए देखते हैं। कृत प्रत्यय, कृत और तद्धित, 2 प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय कहाँ लगते हैं? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय बेटा ये धातु में जोड़े जाते हैं। कहाँ जोड़े जाते हैं? धातु में। और तद्धित प्रत्यय कहाँ लगते हैं? ये शब्द में लगते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब शब्द होते हैं, इसमें लगते हैं। एक कुछ उदाहरण से हम समझते हैं इसको। जैसे एक धातु है टहल। क्या धातु है? टहल। तो बेटा इसमें हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे, ना, तो क्या हो जाएगा? टहल ना। टहलना हो गया। और शब्द है जैसे कोई शब्द है बच्चा, इसमें हम क्या जोड़ दिए? पन प्रत्यय जोड़ दिया। बेटा क्या हो जाएगा? बचपन। जैसे जोग शब्द है, एक जोग शब्द है, जोग शब्द है, जोगी शब्द, इसमें हमने इन प्रत्यय लगा दिया। क्या लगा दिया? इन प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? जोगिन। इस तरह बेटा आप देखिए प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। हमेशा ये जो कृत प्रत्यय होता है ये हमेशा धातु में लगाया जाता है और तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों में लगाए जाते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ये सब शब्द होते हैं उसमें लगाए जाते हैं। आशा है आपको प्रत्यय समझ में आया होगा। बेटा जब हम अपने ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन लाइव बैचेज हमारे ऐप में जो चलेंगी 9 मार्च से, उसमें हम ये सब चैप्टर बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। आपकी तैयारी जो इस 6 महीने का जो आपको समय मिला है, उस समय को आप इस सुनहरे अवसर को खूब अच्छे से उपयोग कीजिए और आपके तैयारियों में हम आपके साथ हमेशा लगे रहेंगे। हमारी पूरी टीम आपके साथ है। आपकी तैयारियों को हम 0 से एकदम अंत तक ले जाएंगे, पूरी तरह से तैयारी करवाएंगे। आप हमारे ऐप के लाइव बैचेज में जुड़िएगा, वहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ाएंगे। अगली क्वेश्चन, आविर्भाव शब्द का विलोम है। क्या होता है आविर्भाव का? अनाविर्भाव, विभाव, आविर्भाव या फिर तिरोभाव? बेटा क्या होता है? डी ऑप्शन, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। अगला क्वेश्चन, अथ का विलोम शब्द है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अथक, पृथक, इत या फिर अति? तो बेटा अति का मतलब शुरुआत करना किसी चीज की और इति का मतलब अंत करना। अथ का विलोम इति। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विपरीत शब्दों की जोड़ी उचित नहीं है? आइए देख लेते हैं। उपाच्य, कुपाच्य, शुक्ल, कृष्ण, बर्बर, सभ्य, अज्ञ, विज्ञ। बेटा ये उपाच्य नहीं होता है, ये क्या होता है? ये होता है सुपाच्य। क्या होता है? सुपाच्य और कुपाच्य। बेटा यही ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें उपाच्य लिखा हुआ है, कुपाच्य और सुपाच्य। अगला क्वेश्चन, अप्रतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? आइए देख लेते हैं। अप्रतिम का मतलब क्या होता है? प्रतिमा, बेजोड़, प्रथम या फिर प्रियतंत्र? बेटा अप्रतिम का मतलब क्या होता है? बेजोड़।
अप्रतिम का मतलब बेजोड़। अगला क्वेश्चन, उन्मूलन का सही विपरीतार्थक शब्द बताइए। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द। आइए देख लेते हैं उन्मूलन का। आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या फिर रोपण। सही ऑप्शन डी ऑप्शन, रोपण इसका सही उत्तर। उन्मूलन का मतलब होता है कोई चीज जड़ से खत्म कर देना। जैसे कोई पेड़ है लगा, उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो तो उन्मूलन। और रोपण करना, कोई पेड़ है उसको हम लगाएं जड़ सहित, निर्माण करना नई चीज का, तो वो रोपण इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, उन्मीलन का विलोम। आइए देखते हैं, अनुमीलन, निमीलन या फिर अवमीलन। मीलन, सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, निमीलन। उन्मीलन का मतलब होता है खोलना, जैसे आंखों का खोलना उन्मीलन और पलकों का बंद करना निमीलन। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प उम्मीद का विलोम शब्द है? आइए देखते हैं उम्मीद का विलोम। आशा, असंतोष, अवनत या फिर मायूसी। बेटा उम्मीद का क्या हो जाएगा? मायूसी। डी ऑप्शन, मायूसी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, करुण का निष्ठुर से वही संबंध है जो एकत्र का डैश से है। मतलब एकत्र का यहाँ पर संबंध पूछ रहा है। पुत्र, शत्रु, विकीर्ण या फिर निर्वस्त्र। एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना कोई चीज, और विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना। तो एकत्र का जो संबंध है विकीर्ण हो जाएगा विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कृष्ण का निरुद्धार्थ। कृष्ण, बेटा ये कृपण होगा, क्या हो जाएगा? कृपण। और ये निरुद्धार्थक नहीं, विरुद्धार्थक शब्द होगा। विरुद्धार्थक शब्द चुनना है। मतलब कृपण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तंगदिल, उदार, कंजूस या फिर उधार। तो बेटा कृपण का क्या हो जाएगा? उदार। अगर ये कृष्ण का होता, कृष्ण का विलोम क्या हो जाता? कृष्ण का पूछते तो क्या हो जाता? शुक्ल। क्या हो जाता? शुक्ल। अगला क्वेश्चन, तिमिर का विलोम शब्द है। आइए देखते हैं। तिमिर का मतलब अंधकार, प्रकाश, आलोक, ज्योतिर्मय या फिर आभास। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना विलोम शब्द करने में, कि विलोम शब्द अगर तद्भव में पूछता है तो उसका जो विलोम हमको बताना है वो तद्भव का ही शब्द होना चाहिए। अगर वो तत्सम में पूछ रहा है तो उसका उत्तर तत्सम में होना चाहिए। तो बेटा ये तिमिर पूछ रहा है, इसका ये तत्सम शब्द है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, आलोक। अगर ये अंधेरा पूछता तो इसका क्या हो जाता? प्रकाश। और अगर इस ज्योतिर्मय का विलोम क्या हो जाएगा? ज्योतिर्मय का हो जाएगा तमोमय। आभास, आभास का मतलब होता है कोई चीज जान, मतलब पता चलना, मालूम होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जोड़ा गया विपरीतार्थक शब्द नहीं है, उसे चुनिए। आइए देखते हैं। सुख, दुख एक दूसरे के विपरीतार्थक है। सरल, कठिन भी है। दिन और रात भी है। धर्म और कर्म नहीं है। धर्म के साथ क्या होता है? अधर्म। क्या होता है? अगर धर्म का विलोम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अधर्म। यहाँ पर कर्म दिया गया है इसलिए ये सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, समास का विलोम क्या होगा? आइए देखते हैं। संधि, व्यास, संक्षेप या फिर लघु। बेटा समास का विलोम क्या हो जाएगा? संधि। समास का विलोम संधि। लेकिन अगर यहीं पे आपसे पूछता संधि का विलोम बताइए तो आप क्या बनाएंगे? संधि का विलोम क्या समास आप लिख सकते हैं? संधि का क्या हो जाएगा? संधि का विलोम हो जाएगा व्यास। क्या हो जाएगा? व्यास। अगला क्वेश्चन, विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह का विलोम हो जाएगा संधि, अविग्रह, ग्रहण या फिर आग्रह। विग्रह का विलोम हो जाएगा संधि। अगला क्वेश्चन, भिन्नार्थक शब्द। पीछे के क्वेश्चन में हमने शायद कुछ गलत बता दिया। संधि का विलोम विग्रह होता है और समास का विलोम संधि होता है। संधि का विलोम क्या हो जाएगा? समास। संधि का विलोम विग्रह। अगला क्वेश्चन,
भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। आइए देख लेते कौन सा शब्द अलग है। पावक, अनिल, अनल, कृषाण। बेटा अनिल का मतलब क्या होता है? हवा। अनल का मतलब आग होता है। अनिल का मतलब हवा होता है। बाकी ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं और अनिल अलग है, तो यही जो अलग है वही सही है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए हुए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? अरण्य मतलब जंगल। पावक, वारण, कानन या फिर सदन। बेटा कानन का मतलब भी क्या होता है? जंगल। ठीक है, अरण्य का मतलब जंगल और कानन का मतलब भी जंगल। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना का समानार्थी? अंगना नहीं है बेटा, अंगना है शब्द है। आइए देखते हैं। आंगन, पल्लू, स्त्री या फिर गांव। बेटा इसका सी ऑप्शन स्त्री सही होगा। अंगना यहाँ से मतलब है अंगना का मतलब है सुंदर अंगों वाली स्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आइए देख लेते हैं। दांत का दंत और रदन, ये तो सही है। झंडा का ध्वज और पताका, ये भी सही है। कमल का अम्ब और आब नहीं होता है बेटा। अम्ब और आब किसका पर्यायवाची है? ये पानी का है। यही सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। चांद का राकेश और शशि सही होता है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, ये पानी का पर्यायवाची अम्ब और आब। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। और शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। और का मतलब और क्या क्या हो सकता है? अन्य और उसका, दूसरा तथा तथा, सब, परंत, परंत और अपना। बेटा और का मतलब दूसरा तथा तथा होता है। अगला क्वेश्चन, कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अन्य अर्थ क्या होगा? मतलब कोटि का एक अर्थ तो श्रेणी होता है, दूसरा अर्थ पूछ रहा है लगन, समूह, करोड़ या फिर बहुत। बेटा एक कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। अगला क्वेश्चन, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। आइए देखते हैं। अनिल मतलब हवा, सही है। अनल मतलब आग, ये सही है। अली का मतलब भौरा, अली का मतलब सखी, ये भी सही है। आदि का मतलब आरंभ और आदि का मतलब अभ्यस्त, ये भी सही है। जलज का मतलब क्या होता है? कमल, सही है। और जलद का मतलब बादल होता है, इसमें समुद्र दिया हुआ है, तो बेटा ये डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, कुल शब्द का अर्थ वंश होता है। क्या होता है? वंश। इसके समरूपी कूल शब्द का अर्थ क्या होगा? कुल का मतलब वंश और कूल का मतलब क्या होता है? आइए देखते हैं ऑप्शन। गर्म, किनारा या फिर खूंटी या फिर नैपुण्य। बेटा कूल का मतलब क्या होता है? किनारा। अगला क्वेश्चन, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित ना हो, उसको क्या कहते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शन। अभ्यागत, गणमान्य, अतिथि या फिर असामयिक। बेटा अतिथि होता है वो जिसके आने की तिथि और समय निश्चित न हो, उसको हम क्या कहते हैं? अतिथि। अगला क्वेश्चन, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं। गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या फिर आश्रमवासी। बेटा सी ऑप्शन अंतेवासी इसका सही उत्तर होगा। जो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करे उसको हम क्या कहेंगे? अंतेवासी। अगला क्वेश्चन, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की जो उंगली होती है उसको क्या कहते हैं? आइए देख लेते हैं। अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। बेटा उसको क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। दोनों के बीच की उंगली मध्यमा और कनिष्ठिका की अनामिका बोला जाता है उसको। अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी या फिर 11 जनवरी। बेटा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। हिंदी दिवस। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हुई। बेटा आप लोगों की तैयारी को और अच्छे तरीके से हम करवाने के लिए अपने ऐप में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लेकर आ रहे हैं। जो 9 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं, आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग वहाँ पर जाके हमारी जो वहाँ की क्लासेस चैप्टर वाइज चलेंगी, वहाँ पर आप लोग आकर अपनी क्लासेस
अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए, क्लासेस अटेंड करिए, अपनी तैयारी को और अच्छी करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।